क्या स्कूटर पर भैंस को ढोया जा सकता है? क्या हरियाणा से रांची तक बाइक पर गाय ले जाई जा सकती है? और क्या मोपेड पर कई टन भूसा ढोया जा सकता है? ये नामुमकिन है, लेकिन करीब 3 दशक पहले बिहार में ये सब फर्जी तरीके से किया गया और इस तरह जनता की गाढ़ी कमाई का हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वर्षों तक इसकी जांच चलती रही, अदालत में सुनवाई होती रही। 4 अलग अलग मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए, लेकिन आज चारा घोटाला अपने अंजाम तक पहुंच गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के 5वें मामले में भी लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। उनकी सजा का ऐलान हफ्ते भर बाद होगा। 4 भैंसों को एक साथ स्कूटर पर ढुलवाने के लिए आज लालू यादव दोषी करार दे दिए गए। मोपेड और मोटरसाइकिल पर टनों चारा ढुलवाने के लिए आज लालू यादव दोषी करार दे दिए गए। फैसले में 2 दशक से ज्यादा वक्त लग गया, पर इंसाफ हो ही गया। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत जब चारा घोटाले के सबसे बड़े केस पर फैसला सुनाने जा रही थी, सभी की नजरें लालू यादव पर थी। सवाल था कि अपने समय के सबसे बड़े घोटाले में अदालत पिछले 4 मामलों की तरह लालू यादव को दोषी मानेगी या नहीं। सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया और आरजेडी अध्यक्ष को दोषी करार दिया। हालांकि लालू यादव की सजा अदालत 21 फरवरी को तय करेगी। इसमें 24 आदमी को एक्विटल हुआ है और 38 आदमियों को जो है 3 साल की सजा हुई है। और बाकी जो बचे हैं उनका 21 तारीख को पॉइंट ऑफ सेंटेंस पर बहस होगी। 21 सभी का, बाकी जो बचे हैं सबका 21 तारीख होगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, उस दिन सुनने के बाद भी कोर्ट डिसाइड कर सकती है। उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस सुनने के समय हम किसी को 3 साल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या लालू जी को अगर 3 साल के ऊपर मिलेगा तो फिर क्या, फिर बेल के लिए जाना पड़ेगा? तो फिर वो ऑप्शन है, जमानत दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। चारा घोटाले का बिहार की सियासत पर गहरा असर रहा है, लेकिन करीब 1000 करोड़ के इस घोटाले ने राज्य की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। पशुओं के चारे के नाम पर जनता के हक का पैसा हड़पा गया, नेताओं और अफसरों की जेब भर गई और आम आदमी ठगा गया। बेशक इस मामले की जांच और सुनवाई में करीब 27 साल लगे, लेकिन गुड न्यूज ये है कि चारा घोटाले के गुनहगार सजा तक पहुंच गए हैं। लालू यादव से जुड़ा घोटाले का 5वां केस डोरंडा कोषागार से जुड़ा है। 1990 से 1995 के दरमियान झारखंड के डोरंडा कोषागार से करीब 139 करोड़ की निकासी की गई। ये निकासी फर्जी तरीके से की गई थी। ये सबसे बड़ा केस था अमाउंट में, 139 करोड़ 35 लाख रुपए का ये मामला था। ये अमाउंट में सबसे बड़ा था। तो समय लगा लेकिन उसका रिजल्ट भी आया। सिर्फ भारी भरकम रकम ही नहीं, बल्कि जिस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया वो भी हैरान करने वाला था। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि इस मामले में पशुओं को फर्जी तरीके से स्कूटर पर ढोया गया। दिखाया गया कि 400 पशु हरियाणा और दिल्ली से स्कूटर या मोटरसाइकिल पर रांची तक लाए गए। ये सब राज्य में अच्छी नस्ल की गाय और भैंस पैदा करने के नाम पर किया गया या पशुओं के पालन पोषण के नाम पर हुआ। लाखों टन पशु चारा, भूसा, पुआल स्कूटर, मोटरसाइकिल या मोपेड पर फर्जी तरीके से ढोए गए। इतनी दवा, पशु दवा आई, वो पशु हमारे गवाह आए, कंपनी से बुलवाया, उन्होंने बताया कि साहब इस तरह की तो दवा हम मैन्युफैक्चर किया ही नहीं। किया है तो ये 22 नंबर का नहीं किया है, या हम बिल्कुल नहीं किया है, या बिहार को हम थोड़ा सप्लाई किया है, इतना सप्लाई ही नहीं किया। ये सारे मिले तब तो मिले इतना। अब जानते हैं पुआल, भूसा, ये सब ये स्कूटी से आने का चीज है, नहीं था। मामला बड़ा था, इसलिए जांच भी लंबी चली। घोटाले से जुड़े इस मामले में 16 ट्रंक दस्तावेज अदालत में पेश किए गए। सुनवाई के दौरान ही 55 आरोपियों की मौत हो गई। आखिरकार सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार मामले में फैसला सुनाया और चारा घोटाला अपने अंजाम तक पहुंच गया। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में पहले से ही आरजेडी कैंप संशय और चिंता में थी कि फैसला राजद सुप्रीमो के हक में आएगा या नहीं।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराए जाने के बाद एक बार फिर आरजेडी कैंप में संशय और चिंता है कि 21 फरवरी को सज़ा की अवधि कितनी सुनाई जाएगी और राहत निचली अदालत से मिलेगा या फिर एक बार फिर उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। सत्यजीत कुमार, GNT, रांची। ये पहली बार नहीं है कि आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले से जुड़े किसी मामले में दोषी करार दिए गए हैं, बल्कि पशुपालन घोटाले से जुड़े 4 दूसरे मामलों में भी वो दोषी साबित हो चुके हैं। इन केसेस में ही शामिल दुमका ट्रेजरी घोटाले में तो लालू 10 महीने पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। इस मामले में तो वो करीब 67 महीने यानी करीब 3 साल से ज्यादा वक्त तक की जेल भी काट चुके हैं। डोरंडा ट्रेजरी घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद 21 फरवरी को उनके खिलाफ सजा का ऐलान हो सकता है। ऐसे माना जा रहा है कि इस मामले में भी उनको 3 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, जैसे उनके साथ चारा घोटाले से जुड़े 4 अलग-अलग मामलों में भी हुआ है। इनमें सबसे पहले बात करते हैं चाईबासा ट्रेजरी केस की, जो 37 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा मामला है। इस मामले में लालू यादव समेत 44 लोग दोषी करार दिए जा चुके हैं। चारा घोटाले से जुड़ा ये पहला मामला नहीं था जिसमें 30 सितंबर 2013 को लालू यादव के लिए 5 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से उन्हें लोकसभा की अपनी सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी। 77 दिनों तक जेल में सजा काटने के बाद लालू यादव को उसी साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। दूसरा मामला देवघर ट्रेजेडी से जुड़ा है। कोषागार से अवैध तरीके से रुपए निकलवाने का यह मामला 84,53,000 रुपए का है। चारा घोटाले से जुड़े इस दूसरे मामले में लालू समेत 38 आरोपी दोषी करार दिए गए थे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को इस घोटाले में 3.5 साल की सजा भी हुई है। चारा घोटाले से जुड़ा तीसरा मामला चाईबासा ट्रेजरी का है। इस मामले में लालू समेत 56 दोषियों पर अवैध तरीके से सरकारी खजाने से 33 करोड़ 67 लाख रुपए निकलवाने का आरोप है। इस मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा हो चुकी है। दुमका ट्रेजरी केस चारा घोटाले से जुड़ा चौथा मामला, जिसमें लालू यादव पिछले साल 17 अप्रैल को ही जमानत पर बाहर आए हैं। इस मामले में लालू समेत 19 लोग 3 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी के लिए दोषी करार दिए गए थे। सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से दुमका ट्रेजरी केस में लालू को 7 साल की 2 सजा मिली थी। इसके अलावा उन पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। लालू इस मामले में करीब 3 साल 4 महीने की जेल काट चुके हैं। डोरंडा ट्रेजरी घोटाला करीब 1000 करोड़ वाले चारा घोटाले से जुड़ा सबसे बड़ा मामला है। इस मामले में फर्जीवाड़ा कर 139 करोड़ 35 लाख रुपए झारखंड के डोरंडा कोषागार से निकाले गए थे। आज सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 21 फरवरी को लालू समेत दूसरे दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान भी होगा। तब तक लालू यादव हिरासत में ही रहेंगे। हालांकि लालू के वकील की तरफ से खराब स्वास्थ्य का हवाला देने की वजह से उन्हें रांची की होटवार जेल के बजाय रिम्स हॉस्पिटल भेज दिया गया है। चारा घोटाले से जुड़े 5वें मामले में भी दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव के परिवार और समर्थकों में भारी मायूसी है। कभी बिहार की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी लालू यादव चारा घोटाले के दाग की वजह से सियासत में अर्श से फर्श तक आ पहुंचे हैं, जो उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक संभावनाओं पर भी पानी फेर सकता है। साल 1996 यानी आज से करीब 27 साल पहले बिहार समेत पूरा देश एक घोटाले के बारे में सुनकर चौंक गया। देश दुनिया को चौंकाने वाला ये स्कैम चारा घोटाला था, जिसके बारे में सुनकर आम लोगों को पहली बार में तो यकीन ही नहीं हुआ। कोई ये समझ ही नहीं पाया कि इंसान पशुओं के हिस्से का चारा कैसे खा सकता है, क्योंकि उस वक्त विपक्ष इस घोटाले में शामिल राजनेताओं, अधिकारियों और पदाधिकारियों को चारा चोर बता रहा था, जिसकी वजह से आम लोगों में कुछ देर के लिए घोटाले के अंदाज को लेकर भ्रम फैल गया था। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीता, लोग ये समझते गए कि पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे के नाम पर कुछ राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया है।
उन्होंने चारे के नाम पर बिहार के कई सरकारी कोषागारों यानी कि खजाने से बिलों के फर्जीवाड़े के बल पर 950 करोड़, जी हां 950 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। हालांकि लूट और गबन की ये कहानी इतनी पुरानी है कि चारा घोटाले में कब क्या हुआ ये जानना बेहद अहम, बेहद जरूरी है। 27 जनवरी 1996 को पहली बार चारा घोटाले के बारे में पता चला, जब उस समय के संयुक्त बिहार के चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37 करोड़ 70 लाख रुपए निकलवाने का राज खुला, जिसकी वजह से गबन का यह मामला सुर्खियों में आ गया। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने इससे जुड़े विवाद को गंभीरता से नहीं लिया, जबकि उस समय विपक्ष के कई विधायक चारा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। लेकिन लालू ने उस मांग को खारिज करते हुए ये शगुफा छोड़ दिया कि सीबीआई क्या चीज है, पशुपालन घोटाले की वो जांच यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस तक से करवा देंगे। हालांकि लालू की इस दलील के बाद भी चारा घोटाले की जांच का मामला शांत नहीं हुआ। इसी बीच 11 मार्च 1997 को पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई को उस समय के सबसे बड़े घोटाले की जांच के आदेश दे दिए। उसी साल 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को पूरी जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया। 27 जुलाई 1997 सीबीआई ने लालू प्रसाद पर पहली बार शिकंजा कस दिया, जिसकी वजह से लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। इस दौरान लालू ने आरजेडी के समर्थन से केंद्र में बनी देवेगौड़ा सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। जिसके बाद 30 जुलाई 1997 को लालू ने सीबीआई की विशेष अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चारा घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई ने 19 अगस्त 1999 को लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर लिया। 4 अगस्त 2000 लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें उनकी पत्नी और तब बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी आरोपी बनाया गया। इसके एक दिन बाद यानी 5 अगस्त को लालू यादव और राबड़ी देवी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। हालांकि राबड़ी देवी को उसी दिन जमानत मिल गई। करीब 1 साल बाद यानी अक्टूबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े केस को झारखंड ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बन चुका था। इसके करीब 5 साल बाद यानी 18 दिसंबर 2006 को लालू यादव और राबड़ी देवी को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में क्लीन चिट मिल गई। हालांकि 2000 से लेकर 2012 तक चारा घोटाले से जुड़े मामलों में करीब 350 लोगों की गवाही पूरी हो गई। इन्हीं गवाहों के आधार पर लालू पर नए आरोप तय हुए। 30 सितंबर 2013 को पहली बार लालू यादव चारा घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिए गए। यह मामला चाईबासा ट्रेजरी से जुड़ा था। 37 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े इस मामले में लालू समेत 44 लोग दोषी साबित हो गए। 23 दिसंबर 2017 चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी केस के मामले में भी फैसला आया। 3 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े इस मामले में लालू जेल भेज दिए गए। जेल में 3 साल से ज्यादा वक्त तक रहने के बाद 17 अप्रैल 2021 को ही लालू को बेल मिल पाई। अब एक बार फिर से लालू जेल जाने के बजाय रिम्स हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। इसकी वजह उनकी खराब सेहत बताई जा रही है। अस्पताल में लालू 21 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। ये वो तारीख है जब लालू को डोरंडा ट्रेजरी केस में सजा सुनाई जाएगी। करीब 140 करोड़ के इस मामले में लालू आज दोषी ठहराए जा चुके हैं। चारा घोटाले में लालू के अलावा बिहार के और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा दोषी ठहराए जा चुके हैं। हालांकि 2019 में उनका निधन हो चुका है। करीब 27 साल पहले खुले इस घोटाले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। लालू यादव से जुड़े 5 मामलों में उनको दोषी साबित करने में 26 साल लग गए। फर्जी बिल से करोड़ों अरबों रुपए की अवैध निकासी के मामले में अब जाकर न्याय हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख अगली खबर का करते हैं, अगली गुड न्यूज़ का करते हैं। भारत एक ऐसा सैटेलाइट बनाने जा रहा है जो बंकर में बैठे हमारे जवानों को दुश्मनों की हर हरकत, हर मूवमेंट की जानकारी दे देगा। अंतरिक्ष में दुश्मनों पर नजर रखने के लिए खास सैटेलाइट बनाने के लिए गृह मंत्रालय और इसरो के बीच बैठक हुई। सीमा पर दुश्मन के खिलाफ क्या तैयारी की जा रही है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दुश्मन देशों की निगरानी के लिए अंतरिक्ष में इंतजाम, सीमा पर कड़ी नजर रखने के लिए खास सैटेलाइट की योजना, कोसों दूर बैठे दुश्मन की हर साजिश का जवाब देने के लिए भारत अंतरिक्ष में ऐसा जाल तैयार कर रहा है जिसकी पकड़ से बच पाना चीन और पाकिस्तान के लिए नामुमकिन होगा। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर कड़ी नजर रखने के लिए एक खास सैटेलाइट बनाने की तैयारी की जा रही है। गृह मंत्रालय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की मदद से ये सैटेलाइट बनाएगा। गृह मंत्रालय ने अब इसरो की मदद ली है। इसरो अमूमन तरह तरह के सैटेलाइट लॉन्च करता है और खासकर जब वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च करता है जो तकरीबन पृथ्वी से 500 से 600 किलोमीटर के ऊपर स्थित होते हैं। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये कम्युनिकेशन के काम आते हैं, मिलिट्री रिकॉनेसेंस के काम आते हैं, आपकी निगरानी रखने के काम आते हैं। दुश्मन देशों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए इसरो के साथ गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक की, जिसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और मंगलयान मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एस अरुणन भी मौजूद रहे। बैठक में मिशन की लॉन्चिंग के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। इस सैटेलाइट के आने से सीमा पर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। बॉर्डर एरिया की निगरानी करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसरो के जरिए एक गृह मंत्रालय के लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इसके जरिए बॉर्डर एरिया, चाहे वो भारत चीन सरहद हो, भारत पाकिस्तान सरहद, भारत नेपाल बॉर्डर या फिर दूसरे बॉर्डर हों, वहाँ से रियल टाइम पिक्चर, इसके साथ ही कम्युनिकेशन व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। आज गृह मंत्रालय में इस बात को लेकर के एक बड़ी बैठक हुई। दरअसल समय समय पर जिस तरीके से बॉर्डर पर गतिविधियां होती हैं उसकी रियल टाइम पिक्चर नहीं मिल पाती है। इस वजह से गृह मंत्रालय का एक अपना डेडिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम होगा जिसके जरिए वहां से रियल टाइम पिक्चर मिलेगी और उस पर एक्शन त्वरित तरीके से हो सकता है। और यही वजह है कि गृह मंत्रालय अब जल्द ही इसरो के साथ मिलकर के इस पर बड़ा कदम बढ़ा रहा है। खराब मौसम और बर्फबारी के चलते सर्दियों के मौसम में भारत और चीन के सीमावर्ती इलाकों पर नजर रखने में सेना को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सैटेलाइट के आने से भारत चीन सीमा पर कम्युनिकेशन की सुविधा बेहतर होगी। जवानों को बंकरों में ही सीमा पर हलचल की जानकारी मिल सकेगी। सूत्रों के मुताबिक सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जवानों और अर्धसैनिक बलों को रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। आमतौर पर निगरानी सैटेलाइट्स में रडार इमेजिंग, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफिक सैटेलाइट होते हैं जो हर उस घटना को कैद करते हैं जहां सैटेलाइट का फोकस होता है। और जरूरत के हिसाब से इन सैटेलाइट्स में पेलोड्स लगाए जाते हैं। इनमें ऑप्टिकल कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, थर्मल कैमरा, नाइट विजन कैमरा शामिल है। इन सभी पेलोड्स की मदद से पाकिस्तान और चीन की हर नापाक हरकतों को कैद किया जाएगा। जो भारत के एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स हैं उनको और अधिक सशक्त करेगा, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करेगा और ऐसे में जो भारत की जो सीमावर्ती क्षेत्रों की जो सुरक्षा है वो और अधिक मजबूत हो सकेगी। इस तरीके के डेटा के आधार पर, इस तरीके के लाइव फीड के आधार पर, रियल टाइम इंफॉर्मेशन के आधार पर भारत का जो गृह मंत्रालय है अपनी जो कार्य योजना है, अपनी जो स्ट्रेटजीज है उसको और अधिक इफिशिएंटली बना सकता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और जाहिर है कि इस सैटेलाइट के माध्यम से भारत के गृह मंत्रालय की जो भी भविष्य में योजनाएं होंगी, जो भी ऑपरेशंस होंगे वो और अधिक सफलतापूर्वक अंजाम दिए जा सकते हैं। साफ है, देश की सीमा पर जवानों के साथ साथ अंतरिक्ष से भी पहरा रहने वाला है। दुश्मन कोई भी साजिश रचेगा या फिर सीमा पर कोई भी हरकत होगी तो अंतरिक्ष में भारत की सैटेलाइट उनकी हर हरकत को कैद कर पहले ही उसकी सूचना दे देगी। पाकिस्तान और चीन ने कोई गुस्ताखी की तो उन्हें उसका अंजाम भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो पहले भी ऐसी कई सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है जो अंतरिक्ष में दुश्मनों के खिलाफ जाल बना रही हैं। पहले से ही देश के पास ऐसे सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो दुश्मनों पर नजर बनाए रखने में सक्षम हैं। बदलती टेक्निक के हिसाब से इन सैटेलाइट्स में नए बदलाव किए जाते रहते हैं। कल ही इसरो ने PSLV C52 रॉकेट से इस साल की पहली लॉन्चिंग सफलतापूर्वक की। बतौर इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ का ये पहला मिशन रहा जिसे सफलता भी मिली। ये भारत की 41वीं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इससे पहले ऐसी सैटेलाइट 7 जून 1989 को छोड़ी गई थी जिसका नाम भास्कर 1 था। इसरो ने 43 साल में अब तक 41 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं जिनमें से कुल मिलाकर 3 फेल हुए और 40 कामयाब। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को निगरानी सैटेलाइट भी कहा जा सकता है क्योंकि ये सैटेलाइट किसी भी तरह की भौगोलिक स्थितियों पर नजर रख सकती हैं। विस्तार से समझते हैं ये सैटेलाइट आखिर हैं क्या। सीमाओं पर तैनात दुश्मन के रडार और सेंसर्स पर निगरानी रखने में ये सैटेलाइट मदद करती हैं और इन सैटेलाइट से दुश्मन के इलाकों का सटीक इलेक्ट्रॉनिक नक्शा बनाने में मदद मिलती है। यानी अगर कोई देश के खिलाफ साजिश रच रहा होगा तो उस पर भारत नजर रख पाएगा। सीमाओं पर मौजूद मोबाइल समेत अन्य संचार उपकरणों की सही जानकारी सैटेलाइट से मिल सकती है, जैसे बॉर्डर पर मौजूद आतंकी अड्डों पर कौन और कितने लोग एक्टिव हैं। इसकी निगरानी करने में भारत को आसानी रहेगी। मोबाइल और संचार उपकरणों के जरिए होने वाली बातचीत को डिकोड भी किया जा सकता है। दुश्मन के इलाके में चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो, चाहे ट्रुप्स के मूवमेंट का काम हो, चाहे पेट्रोलिंग हो या कोई भी हरकत हो, उसके सीधी सूचना मुख्यालय में उन फोर्सेस को मिल जाएगी जो उसको बॉर्डर गार्डिंग के लिए जिम्मेवार हैं। और इस तरह से जो अभी और सर्विलेंस के माध्यम से सूचना मिलती है या फॉरेन सैटेलाइट्स के माध्यम से मिलती है जिसमें काफी देरी होती है, तो यह कमी इससे पूरी की जा सकेगी। उम्मीद है कि जब ये सैटेलाइट्स इफेक्टिवली लॉन्च होंगे तो हमको बॉर्डर के साथ साथ काफी अंदर तक की खबर टाइम से पहले मिल जाएगी और उसका रिस्पांस करने के लिए हम अपने फोर्सेस एंड रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर पाएंगे। अच्छी खबर सच्ची खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ। अब अगली गुड न्यूज फ्लैट खरीदने वालों के लिए है। मिडिल क्लास अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फ्लैट खरीदने में लगा देते हैं, लेकिन उसके साथ चल होता है जब बिल्डर्स समय पर फ्लैट बनाकर नहीं देता या फिर कंस्ट्रक्शन में खराब मटेरियल का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से हादसे भी होते हैं और लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। बायर्स की ऐसी ही समस्याओं को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई है। याचिका में देश भर के लिए एक मॉडल बिल्डर्स बायर्स अग्रीमेंट की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो इस बात की जांच करे कि रेरा एक्ट को राज्यों में किस तरह लागू किया गया है, इसके तहत किस तरह के नियम और शर्तें बनाई गई हैं। रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट को केंद्र सरकार ने 2016 में बनाया था, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि राज्यों में इस मॉडल एक्ट के सभी प्रोविजंस लागू किए गए हैं। कहीं फ्लैट खरीदने वाले बिल्डर्स की मेहरबानी पर तो नहीं है लोग, इसलिए राज्यों में रेरा की स्क्रूटनी जरूरी है। इसके लिए कोर्ट ने केंद्र को 2 महीने का समय दिया है। इस मामले में कोर्ट ने देवाशीष भरूका को कोर्ट का सलाहकार नियुक्त किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले टिप्पणी की थी कि इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि बिल्डर्स मिडिल क्लास को लूटें, यानी इस मामले में कोर्ट का रुख सख्त है। याचिका देने वाले एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय से हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए। अश्विनी उपाध्याय सर, अगर आप हमें थोड़ा विस्तार से समझा पाए, ये क्या एग्जैक्टली कहा है कोर्ट ने और इस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और इम्पैक्ट क्या होगा सर? अनिशा, उसके पहले मैं ये बताता हूँ कि मैंने PIL फाइल क्या किया है। जी।
अभी रेरा 2016 में आ गया, उसके बावजूद जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मैं क्या नहीं हो रहा है बताता हूँ। आप अगर मकान लेने जाओ, कोई बिल्डर आपको 40 पेज का एग्रीमेंट करेगा, कोई 50 पेज का एग्रीमेंट करता है, कोई 60 पेज का एग्रीमेंट करता है। लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं जो एज ए घर खरीदार हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एक तो घर का नक्शा हमें जो मिलने वाला है उसके कमरे की साइज क्या होगी। उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि जो हम घर खरीद रहे हैं वो मजबूत है कि नहीं है। उसमें पिलर की साइज क्या होगी, पिलर में सरिया कितनी लगेगी, सरिया 5 लगेगी, 10 लगेगी हर पिलर में, और उस सरिया की क्या साइज होगी। सीमेंट, बालू और कंक्रीट का रेशियो क्या होगा। जो प्लम्बिंग फिटिंग लगेगी वो किस क्वालिटी की लगेगी, किस कंपनी की लगेगी। इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो लगेगी, इलेक्ट्रिकल जो फिटिंग लगेगी वो किस कंपनी की लगेगी, क्यों लगेगी। और हम वहां रहेंगे तो हमको धूप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमको वहां पे एयर का वेंटिलेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी आप दिल्ली एनसीआर क्या बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अंदर होना जरूरी है ये सारे? हाँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। हमारी पहली मांग तो यह है कि पूरे देश में 1 नेशन 1 बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो। लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक एक एग्रीमेंट हो और 2 लैंग्वेज में हो। एक इंग्लिश में हो, एक उस स्टेट की लैंग्वेज में हो। बंगाल में बंगाली में हो, गुजरात में गुजराती में हो, महाराष्ट्र में मराठी में हो, तमिलनाडु में तमिल में हो, वहां की भाषा में हो। एग्रीमेंट से खरीदारों को क्या फायदा होता है सर? अगर यूनिफॉर्म एग्रीमेंट हो तो जैसे अगर आप खरीदने जाएं कोई घर या हम खरीदने जाएं तो उससे फायदा क्या होता है मॉडल एग्रीमेंट? हाँ, मॉडल एग्रीमेंट का फायदा ये होगा कि पहली बात तो जो 50-60 पेज का इतना भारी एग्रीमेंट होता है जिसको लोग पढ़ने का टाइम ही नहीं होता, पढ़ भी नहीं सकते, वो 10 से 15 पेज का एग्रीमेंट हो जाएगा। दूसरा, 2 लैंग्वेज में होगा। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती आप अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ लीजिए। तीसरी बात, जो हमारा जो उसमें हम इंग्रेडिएंट चाहते हैं, हम इंग्रेडिएंट पहली बात तो ये चाहते हैं कि अगर मेरा चेक बाउंस होता है तो मैं 18% ब्याज देता हूं, मुझे पोजीशन देर से अगर मिलता है तो मुझे भी 18% उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। और उससे भी महत्वपूर्ण, जैसे भी आपने गुड़गांव में देखा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो है वो गिरता चला गया, कई लोग दब के मर गए। हम ये कह रहे हैं कि हम मकान का ढांचा थोड़ी चाहिए, हमें एक मजबूत मकान चाहिए, हमें अच्छा मकान चाहिए, हमें ऐसा मकान चाहिए जहां हवा भी मिले, पानी भी मिले, और सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो मजबूत हो। कल को वो ऐसा नहीं कि बालकनी नीचे गिर जाए, उसमें सीलन शुरू हो जाए, उसका छज्जा गिर जाए, दुनिया भर की प्रॉब्लम। अगर मॉडल एग्रीमेंट होगा तो ये सब। और आखिर में आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर, ये तस्वीर है 60 साल के मजदूर की जो अब मॉडल बन गए हैं। देखिए। इस मॉडल का स्टाइल तो वाकई कमाल है। सूट बूट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए, हाथ में टैबलेट थामे, ये हैं कोझिकोड के रहने वाले ममिक्का। 60 साल की उम्र में भी इनका टशन 20 साल के लड़कों की तरह है और ममिक्का आजकल सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर ममिक्का सिर्फ 60 साल के मॉडल होने की वजह से फेमस नहीं हुए, बल्कि इनके फेमस होने की असली वजह ये है। 60 साल के ममिक्का एक दिहाड़ी मजदूर थे जो घिसी पिटी लुंगी और शर्ट पहनकर अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। फोटोग्राफर शारिक वाइलिल ने इस दिहाड़ी मजदूर में मॉडलिंग की प्रतिभा को देखा और फिर उन्होंने अपनी टैलेंट और ममिक्का की लगन को देख उन पर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो रिजल्ट सामने आया वो वाकई हैरान करने वाला था। ममिक्का आज एक मॉडल है और अपने सुपर ग्लैम मेकओवर के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी धूम मचा रहे हैं। अच्छी खबर सच्ची खबर में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।